स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर 5 है। इससे पहले हम आपको मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 8 तक का तो सारा जितना निमी क्वेश्चन है वो करवा चुके हैं। तो अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है तो उसे ज़रूर देखिए। और ये मॉडल पेपर्स आपका एक रिवीजन की तरह है। मॉडल पेपर 1 से 4 तक हमने करवाया है, उसको आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा, या यूट्यूब पे आप टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर 5 है। इसमें क्या है, जो 16 से लेके अभी तक के एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको मॉड्यूल वाइज लेकर आते हैं आपके लिए, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैंडबुक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आपका जो चैप्टर है मॉड्यूल 8 है उसका ये क्वेश्चन है कि पुस्तिका क्या है। विभिन्न कार्य का मॉडल बुक, टाइप ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह, डिज़ाइन बुक ऑफ लेटेस्ट वर्क यानी नवीनतम कार्य का डिज़ाइन बुक, या डिक्शनरी ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का शब्दकोश। तो जो बुक होती है, हैंड बुक होती है किसी एस्टिमेटर को, क्या होती है, संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह यानी टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क, जो काम कर रहा हो आपको उसके बारे में क्या होता है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन और कलेक्शंस जो भी हैं वो दिए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एस्टीमेट। एक विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य कारक का ध्यान रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी आपके जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें। शेप ऑफ मटेरियल यानी सामग्री के आकार का, ब्रांड ऑफ मटेरियल यानी सामग्री के ब्रांड का, क्वांटिटी अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल यानी सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन का, या लोकेशन ऑफ मटेरियल यानी सामग्री के स्थान का। तो जब भी आप विस्तृत अनुमान तैयार कर रहे हो तो आपको सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन का मुख्य कारक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय अ गुड बिल्डिंग स्टोन। अब ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं सभी ट्रेड में। जैसे जो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से हैं या सर्वेयर से हैं उनके लिए तो ये आसान रहता है, लेकिन अगर कोई और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या किसी से, तो उसे थोड़ा सा ये टफ लगता है। तो इसको देखिए, एक अच्छी इमारत के पत्थर द्वारा अवशोषित पानी का प्रतिशत क्या होता है। लेस दैन 10% यानी 10% से कम, 20% से कम, 8% से कम, या 5% से कम। तो वो होना चाहिए आपका 5% से कम, यानी लेस देन 5% आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम जो भी मॉडल पेपर रखते हैं इसमें लास्ट का क्वेश्चन जो होता है वो आपके लिए होता है। तो इसमें भी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन आप ही के लिए रखा हुआ है। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को और आगे प्रमोट करता है, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये अभी तक क्या हुआ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा नहीं पूछा गया, तो इसके चांसेस हैं कि अब आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो इसका राइट आंसर है P&L। हम बोलते हैं, किसी भी कंपनी का बोलते हैं P&L क्या है, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट द कॉस्ट प्राइस CP फार्मूला इफ़ देयर इज अ प्रॉफिट। क्रय मूल्य ज्ञात करने का आपको फार्मूला बताना है अगर क्या हुआ हो, लाभ हुआ हो। तो लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है आपका 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP यानी सेलिंग प्राइस। जब आप कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ इंटू SP होता है, और यही फार्मूला अगर SP का होता है तो यहाँ CP आता है। तो ये क्वेश्चन कैसे डेराइव हुआ, कैसे ये क्वेश्चन आया निकल कर, इसको हमने जो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन कराया है उसमें आप मॉड्यूल 8 में मॉड्यूल 7 में या 6 में जाकर देख सकते हैं इसको। अगला है, देखिए, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹7282 विद द प्रॉफिट ऑफ ₹208। विक्रय मूल्य क्या होगा आपको निकालना है। ध्यान दीजिए, तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी CP प्लस प्रॉफिट। ध्यान दीजिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 7282, और ये कितना है 208। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा वो आपका राइट आंसर है। क्या आ जाएगा 9 एंड ये 74। कितना आ गया 7490। राइट आंसर है आपका 7490। इसका सेलिंग प्राइस होगा अगर आपको 208 रुपये प्रॉफिट कमाने हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ अ स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। सीमेंटाइट है, ऑस्टेनाइट है, मार्टेनसाइट है, या फेराइट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन B ऑस्टेनाइट होता है वो स्ट्रक्चर आपका स्टील का।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है। कई बार पूछा जा चुका है अभी किसी भी एग्जाम में। तो वो प्रक्रिया होती है आपकी एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। क्या होती है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग से क्या होती है, संतुलन की स्थिति पैदा होती है, किसी मटेरियल में इक्विलिब्रियम कंडीशन पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सुटेबल नाइट्राइडिंग प्रोसेस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, ये होती है उसके जो भी स्ट्रेस होते हैं ना, स्ट्रेस वगैरह, जिससे उसको क्या होता है रिमूव करके नॉर्मलाइज कर देता है अनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग में, जिससे कि क्या होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सुटेबल नाइट्राइडिंग प्रोसेस फॉर ऑल एलॉयड एंड अनएलॉयड स्टील। सभी एलॉयड और अनएलॉयड स्टील के लिए कौन सी उपयुक्त नाइट्राइडिंग प्रक्रिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वो होती है आपकी साल्ट बाथ नाइट्राइडिंग। साल्ट बाथ में नाइट्राइडिंग या नाइट्राइडिंग इन साल्ट बाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है वो है इसमें से आपका विनाइल पॉलीमर। क्या है, विनाइल पॉलीमर आपका एक थर्मोप्लास्टिक होता है। इसे हम पिघला कर क्या कर सकते हैं, दोबारा भी किसी और शेप में बना सकते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको आप पिघला के फिर से किसी और मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो जल जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो विकृति होती है, पहले तो ध्यान दीजिए, कोई भी आयाम में परिवर्तन बटे जो पहले का आयाम हो उसको हम विकृति कहते हैं। बट अगर लंबाई में परिवर्तन और पहले की लंबाई का अनुपात हो तो उसको हम अनुलंब विकृति कहते हैं। चौड़ाई में परिवर्तन और पहले की चौड़ाई तो उसको हम पार्श्व विकृति कहते हैं। आयतन में परिवर्तन, पहले का आयतन, उसको हम आयतन विकृति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन, या उसी को हम कहते हैं अनुलंब विकृति। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द फार्मूला फॉर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस यानी बल्क मापांक का आपको सूत्र बताना है क्या है। तो बल्क मॉडुलस का सूत्र होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान दीजिए, जो अभी यहाँ बात हो रही थी ना आयतन विकृति, तो वही यहाँ पे क्या होती है, आयतन में लगने जो स्ट्रेस है वो अपॉन आयतन में जो परिवर्तन विकृति आई वो, उस दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बल्क मापांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। यहाँ ध्यान दीजिए, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, शियर प्रतिबल और शियर विकृति के अनुपात को ही हम कहते हैं दृढ़ता मापांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन 14 है, हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन एन आयरन रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ गेट्स elongated by 1 सेंटीमीटर इफ a फोर्स ऑफ 100 kg इज अप्लाइड एट वन एंड। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालना है तो इस 100 kg का कोई मतलब नहीं है हमें, हम डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रेन निकाल सकते हैं। क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन कितना है 1 सेंटीमीटर बटे प्रारंभिक लंबाई कितना है 1 मीटर। ठीक, अब इसको क्या करना है, या तो आप इस मीटर को क्या करिए सेंटीमीटर में बदल लीजिए या में बदल लीजिए, किसी में एक में इसको बदल लेना है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 0.01। ये हो गई आपकी विकृति 0.01। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये भी एक क्वेश्चन होता है विकृति की कोई यूनिट होती नहीं। तो क्या है, दो सेम चीज़ों का अनुपात है जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 13 + x इज इक्वल टू 20। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है आपको। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 7 आप माइनस कर देंगे, पक्षांतर करने पे कितना आ गया आपका 7। 20 में से 13 गया, कितना आया 7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर a - b²। तो a - b², a + b², ये सारे फार्मूले आप रट लीजिए। a - b² का फार्मूला कौन सा है, a² - 2ab + b²। ये फार्मूला किसका, a + b² का, a² + 2ab + b²। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 की पावर 0। तो किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, किसी की घात अगर 0 हो तो क्या होता है उसका मान 1 होता है, और एक ये क्वेश्चन है 625 की घात 0 है तो कितना होगा उसका मान 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिंग 5x + 2y 4x - 7z एंड 15z - 3y। ध्यान दीजिए, इन तीनों को ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं, 5x + 2y + 4x - 7z + 15z
माइनस 3y। अब क्या करिए, x टर्म को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9x। y है, ये 3y है, 2y में से 3y जाएगा, कितना बचा -y। -7z है प्लस 15z, 8 एंड 7 15 होता है, तो ये प्लस 8z। क्या आ गया राइट आंसर, 9x - y प्लस 8z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट द वैल्यू ऑफ a की पावर m/n। ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, आप में पूछा जा सकता है। a की पावर m/n, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है आपका रूट a की पावर, तो m रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा n। अगर आपने करंडी पढ़ा होगा तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी की घात 1/2। जैसे अंडर रूट a अगर लिखा है तो इसको हम लिखते हैं a की घात 1/2 लिख सकते हैं, या इसी 1/2 को हटा के हम क्या करते हैं, 2 यहाँ ले आते हैं, या ये 2 नहीं भी लिखते हैं, कई बार 3 होता है तो लिखते हैं 2 का, यही मतलब होता है कि अंडर रूट में आ जाएगी वो संख्या, इसकी पावर यहाँ पे रहेगी। अंडर रूट की भी अपनी एक घात होती है मान लो, तो ये हो जाता है आपका अंडर रूट a की पावर m। अंडर रूट क्या है, अंडर रूट की घात क्या है, यहाँ n है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए व्हाट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या है 6 क्यूब है अपान -3 का क्यूब है। ध्यान दीजिए, क्यूब है तो 6 का क्यूब कर लेते हैं, 6 × 6 × 6, सिंपल तरीके से करिए, -3 × -3 तीनों से 6 को आप काट दो, कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8, और माइनस सिंबल ऊपर लग जाएगा, क्योंकि माइनस कितनी ऑड नंबर्स टाइम है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये -8 आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट द वैल्यू ऑफ x³ + 3y² × x² इफ x = 3 y = 2। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, x³ है प्लस 3y² x² है। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब, प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, इंटू x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3 3 × 9, 3 × 27, सॉरी 27, ठीक, प्लस 3 × y² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x² करेंगे 9, कितना आ गया 27 प्लस 3, 9 4 × 36 एंड 3, कितना हो गया 108। 108 में 27 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 135। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए 135। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, व्हाट द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है, इसका आपको एरिया बताना है। सर्कल का एरिया कितना होता है πr², इसी को आप आधा सर्कल है तो आधे से भाग दे दीजिए, यानी 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया πr²/2। अब कई बार इसका पेरीमीटर पूछता है, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, इसको 2 से भाग दीजिए, πr आएगा, लेकिन इतना पोर्शन जो इसका 2r यानी व्यास है वो इसमें ऐड हो जाता है, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट द फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। ये क्या है आपका एक सेक्टर है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो क्या हो जाएगी इसकी परिमाप हो जाएगी आर्क लेंथ प्लस 2 टाइम आर। अब ये 2 बार त्रिज्या है प्लस ये आर्क की लंबाई है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर का परिमाप बोल देते हैं, L + 2r। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्क्वायर। अब ये क्या है, एक स्क्वायर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी एक्स वाई एक्सिस के टर्म में निकालने, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसकी ऊंचाई यहाँ कितनी आ रही है 30 आ रही, क्योंकि इसकी भुजा 60 है, तो आधा 30 हुआ। वाई एक्सिस पे कितना आएगा, सॉरी वाई एक्सिस पे 30 आया, और एक्स पे भी 30 आएगा, तो 30 और 30 क्या हो गया इसका 30 30 जो चतुर्थांश है वही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन कौन सा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सीमित घर्षण क्या है, फिसलने वाले घर्षण के बराबर। ध्यान दीजिए, घर्षण दो, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है जब कोई चीज़ फिसल रही है तब का फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई चीज़ रोल कर रही है, ठीक, एक होता है स्टैटिक जब वो स्थिर अवस्था में है। देन अगला क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग घर्षण क्या है, फिसलने वाले घर्षण से अधिक होता है। फिर क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग घर्षण हमेशा जो सीमित घर्षण है उससे कम होता है। देन अगला क्या है, सीमित घर्षण हमेशा फिसलने वाले घर्षण से भी कम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है हमेशा सीमित घर्षण से कम होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज यूजफुल फ्रिक्शन, इसमें से कौन सा एक उपयोगी घर्षण है। रिंग्स इन द सिलेंडर, नहीं सिलेंडर में जो रिंग्स हैं वो क्रैंक शाफ्ट बियरिंग्स, क्रैंक शाफ्ट की जो बियरिंग्स के बीच फ्रिक्शन है वो
व्हील हब बियरिंग यानी पहिए वाले हब की जो बियरिंग है उसके बीच जो फ्रिक्शन है वो, या ब्रेक शू लाइनिंग, जो ब्रेक शू की लाइनिंग है उस पर जो घर्षण है वो। तो उपयोगी घर्षण कौन सा है, मतलब जिस घर्षण से हमारा लॉस नहीं हो रहा है बल्कि उससे हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है, अगर वो ना होता तो शायद वो चीज़ ना हो पाती, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग सही आंसर कमेंट करेंगे, सही आंसर जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर देंगे। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पर आपको रेगुलर ITI के अपडेट्स, अप्रेंटिसशिप, जॉब्स, ITI की स्टडी सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।